मुझसे तो तुम उम्मीद ही मत करो कि ऑफिस से आते वक्त सब्जी ले आऊंगा। पैसा तुमको दे दिया है, अब तुम जानो और तुम्हारी सब्जियां जाने। क्या है दिलीप, मैं कौन सा तुम्हें रोज रोज कहती हूँ सब्जी लाने के लिए? आज ही तो बोला ना, वो भी शाम को तुम्हारी मम्मी को लेकर डॉक्टर के पास जाना है इसलिए। तुम्हारी मम्मी और मेरी मम्मी क्या होता है? हाँ, मेरी मम्मी को डॉक्टर के पास लेके जाने के पैसे भी तो मैंने दिए हैं ना। मम्मी को डॉक्टर को दिखाते हुए सब्जी लेकर आ जाना। और प्लीज मुझे कोई काम मत बोला करो, मैं ऑफिस का काम करूं या घर का। मानसी की यही परेशानी थी, पति का काम सिर्फ उसे कमाए पैसे देना था और बाकी का पूरा घर मानसी के हाथों। उसी पर सास रसोई से निकल कर आई। मानसी की बातें उसके कानों तक पहुंच गई थी। दिलीप बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। सास ने कड़ी नजर से मानसी की ओर देखा। घर संभालना ही औरत का काम होता है। आजकल की लड़कियों को समझ में नहीं आता कि शादी का मतलब क्या है। माँ जी, मैं तो बस ये कहना चाहती हूँ कि मैं अकेले सब कुछ नहीं कर सकती। एक बार हर बार यही सुनती हूँ। अरे तुम्हें शादी से पहले ही पता था कि शादी के बाद घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। मुझे देखो, मैं भी तो अपना पूरा जीवन घर के लिए समर्पित कर चुकी हूँ ना। बिल्कुल माँ, और देखो मैं रोज ऑफिस जाता हूँ, पैसे कमाता हूँ, क्या ये कम है? मानसी, तुम्हें समझना चाहिए कि एक अच्छा पति मिल गया। अरे पैसे कमाने की चिंता तो नहीं दे रहा है तुम्हें? वरना निकलो जरा सुबह, बस से लेकर लोकल तक सब भरी रहती है औरतों से। वो भी घर का काम करके निकलती है और सारा दिन ऑफिस में लगी रहती है। मानसी चुप हो गई। उसे समझ में आ गया कि इस घर में उसके लिए कोई जगह नहीं है। अगले हफ्ते मानसी के घर के सामने के फ्लैट में एक नया कपल आया, आशा और विकास। पहली बार मानसी ने देखा कि शादी कैसी होनी चाहिए। वो शाम को उन लोगों को अपने घर खाने पर बुलाती है। सुबह की बात थी। मानसी रसोई में खड़ी थी जब आशा के घर से आवाजें सुनाई दी। विकास, तुम बस चाय बना दो, मैं बेटी को तैयार कर देती हूँ। ठीक है, और तुम जल्दी आ जाना, मुझे ऑफिस जाने से पहले उसके लिए दूध गर्म कर देना है। मानसी हैरान रह गई। सास की बातों के बाद ये सब सुनना अजीब लगा। शाम को पार्क में दोनों कपल मिले। बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलकर आशा जी। तुम्हारे घर में सब कुछ इतना सलीके से। सलीका तो तब आता है जब दोनों मिलकर काम करें। विकास और मैंने तय किया है कि घर दोनों चलाएंगे, कुछ काम मेरे कुछ उसके। हाँ, और बेटा तो हम दोनों का है ना, तो उसकी परवरिश भी दोनों की जिम्मेदारी है। दिलीप ने सुना तो बोला, ये सब ठीक है, लेकिन घर का खर्च तो मैं उठाता हूँ। भाई, मेरी बीवी भी तो ईएमआई देती है, और घर चलाना, बच्चे पालना, क्या ये कम काम नहीं है? क्या इसका मूल्य नहीं है? सास ने कुछ कहना चाहा, लेकिन आशा की माँ बोल पड़ी, बिल्कुल सही। आजकल की औरतें भी पढ़ी लिखी है, काम करती है, फिर घर का सब बोझ अकेली पर क्यों? मानसी की आंखें भर आई। पहली बार किसी ने उसकी बात को समझा था। उस रात मानसी ने दिलीप से बात की, क्या हम भी ऐसे ही कर सकते हैं? घर लौटते ही माहौल बदल गया। दिलीप ने बैठे बैठे कहा, मानसी, रात का खाना कहाँ? और हाँ, मेरी कमीज प्रेस कर देना, कल सुबह पहनूंगा, और बेडशीट भी बदल देना। मानसी की बहुत इच्छा हुई कि कुछ कहे, पर दिलीप बिना जवाब का इंतजार किए सोने चला गया। घर में सन्नाटा था। मानसी रसोई में खड़ी थी कि उसके बेटे अर्जुन ने आकर कहा, माँ, मेरे सॉक्स कहाँ हैं? और स्कूल के लिए खाना भी तैयार कर देना। मानसी ने रुककर अर्जुन की तरफ देखा, फिर शांत आवाज में बोली, बेटा, अपना सॉक्स खुद खोज लो, और देखो तुम भी अपनी चीजें व्यवस्थित रख सकते हो। अर्जुन हैरान रह गया। माँ, लेकिन मैं तो, तुम ही तो सब करती हो। हाँ, इसीलिए कह रही हूँ, अब से नहीं, तुम अपना काम खुद करना सीख जाओ। अर्जुन गुनगुनाते हुए अपने कमरे में गया। उसने जाकर सॉक्स खोजे, फिर रसोई में आया और अपने लिए ब्रेड बटर तैयार कर लिया। पहली बार उसने अपनी चीजें संभाली थी। सास को जब पता चला तो आग बबूला हो गई। मानसी, अरे पोते को अपना काम करने को दे रही हो? क्या यही सिखाती हो उसे? बेटा तुम बैठ जाओ, माँ सब कर देगी। माँ जी, नहीं, अर्जुन अब बड़ा हो गया है, उसे अपना काम करना सीखना चाहिए। जब वो घर छोड़कर जाएगा तो क्या आप उसके साथ रहोगी? सास का चेहरा लाल हो गया। तुम्हारी समझ में कोई बात नहीं आ रही? अरे बेटा बेटा होता है, उसे ये सब मेहनत नहीं करनी चाहिए, ये औरतों का काम है। माँ जी, मैं घर के सारे काम करूँ ठीक है, लेकिन अर्जुन अपना काम खुद करेगा, इस पे कोई बुराई नहीं है। सास क्रोध में आकर अपने कमरे की ओर चली गई। अगली सुबह अर्जुन ने फिर से अपनी चीजें खुद संभाली, अपने बैग पैक तैयार की, बाथरूम भी खुद साफ किया। सास किचन में मानसी के पास आई। मानसी, तुम बात नहीं सुनती हो। तुम्हारी वजह से आज बेटा काम कर रहा है, लोग क्या कहेंगे? हमारे घर की औरत बेटे से काम करवाती है।
माँ जी, लोग तो हमेशा कुछ न कुछ कहते हैं, लेकिन अगर मैं अर्जुन को आत्मनिर्भर नहीं बनाऊंगी तो वो आगे चलकर किसी और पर निर्भर रहेगा। मेरा बेटा सिर्फ आदेश देने वाला नहीं बल्कि एक जिम्मेदार इंसान बने, यही मेरी चाहत है। सास के पास कोई जवाब नहीं रहा। घंटी की आवाज हुई। मानसी ने दरवाजा खोला तो आशा खड़ी थी, एक हल्के नीले रंग का सूट पहने हुए, हाथ में एक डिब्बा लिए। आओ बेटा आओ, कैसी हो? नमस्ते माँ जी, बस ठीक हूँ। देखिए मैंने एक नया सूट सिलाया है और हाँ, कड़ी पकौड़े बनाए थे तो आपको खिलाने के लिए लेकर आई। मानसी ने आशा की ओर देखा। सूट बिल्कुल दुकान जैसा लग रहा था, सिलाई भी बेहद सटीक थी। वाह, ये सूट बहुत अच्छा लगा। तुमने सिलवाया है? नहीं, मैंने खुद सिलाया, ऑनलाइन कोर्स किया था ना, अब तो घर बैठे कुछ अतिरिक्त आय भी कर लेती हूँ। सास ने कड़ी पकौड़े का डिब्बा खोला। खुशबू पूरे घर में फैल गई। तली हुई पकौड़ियां, सुनहरी मसालेदार कड़ी। आशा, ये सब तुमने सुबह सुबह बना लिया? इसमें तो कितना समय लगता है? हाँ तो मैं सुबह 4 बजे उठ जाती हूँ। विकास भी 5 बजे उठकर बेटे को तैयार कर देते हैं। हम दोनों मिलकर काम बांट लेते हैं तो सब कुछ सही समय पर हो जाता है। दिलीप अवाक रह गया। यानी तुम ऑफिस भी जाती हो और घर का सब काम भी करती हो और अपने लिए भी समय निकाल लेती हो? जी माँ जी, समय निकालने की बात नहीं है बल्कि विकास के साथ मिलकर काम करने से सब कुछ आसान हो जाता है। वो भी मेरे सपनों में दिलचस्पी लेता है, मैं भी उसके सपनों में दिलचस्पी लेती हूँ, इसलिए तो सब चल पाता है। मानसी दिलीप और सास की तरफ देखती है, लेकिन उन लोगों के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उल्टा आशा के जाने के बाद दिलीप और सास अपनी अपनी जगह बैठ गए। देखा कैसी लड़की है ये आशा, इतना सब कुछ संभाल लेती है और अपने लिए भी समय निकाल लेती है। सूट भी खुद सिलती है, कड़ी पकौड़े भी घर पर बनाती है। हाँ माँ, विकास को भी बहुत समझदारी से संभाल रही है, बेटे को भी सिखा रही है, कोई शिकायत नहीं, कोई बहाना नहीं। सास ने गहरी सांस ली और मानसी की ओर देखा जो रसोई में काम कर रही थी। और हमारी मानसी घर का एक काम ठीक से नहीं कर पाती, सुबह से शाम तक बस बहाने बहाने। माँ जी मैं अकेले नहीं कर सकती, माँ जी दिलीप मदद नहीं करते, अरे क्या सब्जी भी नहीं बना सकती ठीक से। और देखो ना, कल अर्जुन को वो अपना काम करने के लिए दे रही थी, बेटे को बस 1 मिनट के लिए भी नहीं रुकी। मैंने तो सोचा था कि महिलाएं होती है ऐसे, पर आशा को देखो, अपने बेटे को भी सिखाती है और घर का काम भी संभालती है। सास ने सिर हिलाया। बिल्कुल, और कोई बहाना भी नहीं बनाती, कोई शिकायत नहीं, पैसे भी कमाती है, सूट भी बनाती है और फिर भी कभी नहीं कहती मुझसे ये नहीं हो सकता। माँ, मुझे तो लगता है मानसी को भी कुछ सीखना चाहिए। कभी कभी ऐसा लगता है कि वो घर को लेकर सीरियस ही नहीं है। तुम सही कह रहे हो बेटा, आजकल की लड़कियों को कोई अनुशासन नहीं, आशा जैसी होनी चाहिए सब। अरे मैंने तो सुना है आशा अपने ऑफिस में भी एक अच्छी टीम लीड है। और मानसी तो फुल टाइम घर के लिए है, फिर भी ठीक से घर नहीं संभाल पाती। शाम को जब मैं ऑफिस से आता हूँ तो कभी कभी तो खाना भी तैयार नहीं होता। और ये अर्जुन भी देखो, पहले तो वो दिन भर माँ से चिपका रहता था, अब तो खुद अपना काम कर लेता है। मानसी को नहीं पता बेटे को क्या सिखाना चाहिए क्या नहीं। दिलीप ने अपनी चाय ली। सास ने अपने कमरे में जाकर अपना सीरीज देखने के लिए रिमोट लिया। रसोई में मानसी एक एक सब्जी काट रही थी, पहले दाल डाली, फिर मसाले तैयार किए। उसे तो पता ही नहीं था कि बाहर क्या हो रहा था। उसे ये भी नहीं पता था कि जिस आशा को वो प्रेरणा मान रही थी उसी का उदाहरण देकर उसकी तुलना की जा रही है। उसे नहीं पता था कि उसके अपने घर में उसके पति और सास उसी की चुगली कर रहे हैं। उसे सिर्फ पता था कि उसे खाना बनाना है, अर्जुन को स्कूल जाना है और घर को चलाना है, और शायद यही सब कुछ था। अगले दिन दिलीप के ऑफिस चले जाने के बाद सास नहा रही थी कि अचानक बाथरूम से चिल्लाने की आवाज आने लगी। मानसी दौड़ती हुई गई तो देखा कि सास जमीन पर पड़ी है और उनके कूल्हे पर तेज चोट लगी है। मानसी सास को लेकर अस्पताल जाती है, जहां डॉक्टर ने एक्सरे देखकर कहा, कूल्हे की हड्डी में फ्रैक्चर है, ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो भविष्य में चलने फिरने में समस्या होगी, और ऑपरेशन का खर्च 1.5 लाख रुपया होगा, तो जल्दी से जमा करवा दीजिए। मानसी के हाथ कांपने लगे। उसने दिलीप को फोन किया। फोन उठाते ही दिलीप ने कहा, अरे क्या हुआ, कोई समस्या है क्या? अरे मानसी कोई भी काम खुद से नहीं कर पाती हो, आशा से सीखो कुछ। दिलीप, माँ जी को बहुत गंभीर चोट लगी है, वो अस्पताल में, डॉक्टर कह रहे हैं कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, 1.5 लाख खर्च आएगा। 1.5 लाख? बैंक में पैसे है ना, तुम खुद को संभालो, मैं अभी मीटिंग में बहुत बिजी हूँ, तुम्हारे पास पैसे तो है, बाकी का तुम देख लो ना। लाइन कट गई। मानसी फोन पकड़े हैरान रह गई।
एक तरफ सास का दर्द, दूसरी तरफ फैसले की जिम्मेदारी और वो अकेली। डॉक्टर खड़ा था। फैसला करना होगा, देरी खतरनाक है, ये फिर कभी चल नहीं पाएंगी, क्या करना है? मानसी के सामने दो रास्ते थे, माँ को दर्द से बचाना या पैसों की चिंता करना। उसे कोई सहायता नहीं थी, कोई परामर्श नहीं, कोई साथी नहीं। आखिरकार उसने कहा, ऑपरेशन कर दीजिए, मैं पैसे जमा करवाने जा रही हूँ। ऑपरेशन सफल रहा। सास बाहर आई। दिलीप रात को ऑफिस से आया। मानसी ने हल्के फुल्के अंदाज में बताया, ऑपरेशन हो गया, सब ठीक है। दिलीप के चेहरे पर तुरंत क्रोध उतर आया। तुमने ऑपरेशन करवा दिया? बस ऐसे ही? किसी से सलाह ली? कोई दूसरा रास्ता देखा? दिलीप, डॉक्टर ने साफ कहा था कि देरी खतरनाक है, और तुमने तो कहा था कि पैसे है, तुम देख लो। पैसे है, लेकिन बेवजह खर्च करना मतलब उन्हें बर्बाद करना। तुम्हें नहीं पता ये पैसे कितनी मेहनत से कमाए जाते हैं, और तुमने बस ऐसे ही 1.5 लाख निकाल लिए। तो मैं क्या करती? माँ जी दर्द से रो रही थी। डॉक्टर ने कहा था कि फ्रैक्चर गंभीर है। अरे कई बार बिना ऑपरेशन भी ठीक हो जाता है। तुम्हें पता नहीं होता तो किसी से पूछती या आशा को फोन करती, वो तो ऐसी चीजों में अक्लमंद है। मानसी की आंखों में आंसू आ गए। सास बिस्तर पर पड़ी थी, उसे सब सुना था। दिलीप अपने कमरे में चला गया। मानसी रसोई में अकेली खड़ी थी। उसके कंधों पर माँ की चिंता, बेटे की जिम्मेदारी, पति की बेरुखी, सब कुछ। फिर कुछ महीनों बाद अर्जुन के स्कूल से लेटर आया। 11वीं में विषय चुनना था, बायो या मैथ्स। रात को खाने के समय मानसी ने दिलीप से पूछा, दिलीप, अर्जुन को कौन सा सब्जेक्ट दिलवाया है? उसे बायो में इंटरेस्ट है या मैथ्स में? दिलीप ने खाना मुंह में डाला। अरे ये सब तुम्हारा काम है, तुम जानो, मैं क्यों हर चीज में फैसला दूं? दिलीप, ये अपने बेटे का भविष्य है, हम दोनों मिलकर सोचेंगे तो बेहतर होगा। तुम्हारे पास तो स्कूल की सब जानकारी है, टीचरों से बात कर लो। मैं बहुत बिजी हूँ, मैं ये सब नहीं कर सकता। बाकी पैसे तो है, तुम्हें दिए। और फिर से वही, मानसी के पास कोई चारा नहीं रहा। उसने अर्जुन से बात की, बेटा तुम्हें कौन सा सब्जेक्ट पसंद है? मॉम मैं तो मैथ्स लेना चाहता हूँ, लेकिन बायो भी ठीक है। नहीं बेटा, अपना दिल सुनो, तुम्हें मैथ्स अच्छा लगता है? हाँ मॉम, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। और मानसी ने अर्जुन को मैथ्स दिला दिया। शुरुआत तो ठीक रही, पर बीच में अर्जुन को मैथ्स में कठिनाई होने लगी। पहली कक्षा में 65 नंबर आए। दिलीप को जब रिपोर्ट कार्ड मिला तो वो आग बबूला हो गया। वो सीधे रसोई में आया जहां मानसी खाना तैयार कर रही थी। मानसी, तुम्हें कुछ समझ है कि नहीं? अर्जुन को मैथ्स दिला दिया, और देखो 65 नंबर। बायो दिलवाते तो कम से कम 80-90 तो आते। दिलीप, अर्जुन को मैथ्स पसंद है और वो इंजीनियर बनना चाहता है। इंजीनियर? अरे तुम्हें नहीं पता कि अभी उसके नंबर ही नहीं आ रहे, और तुमने तो पूछा भी नहीं कि स्कूल के कौन से बच्चों को मैथ्स में कितने नंबर आ रहे हैं। मैंने अर्जुन से पूछा था, उसने खुद कहा कि उसे मैथ्स लेना है। पूछा? तुमने स्कूल के टीचर से सलाह नहीं ली? टीचरों से नहीं पूछा? अरे तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम कभी कोई सही निर्णय क्यों नहीं लेती? मानसी की आवाज कमजोर हो गई। दिलीप, मैंने अपने हिसाब से यही सोचा था, सही सोचा था, बेटे की चाहत थी। चाहत? बच्चे की चाहत और उसका भविष्य अलग चीज है। तुम ये भी नहीं समझती? आशा को देखो, वो इस तरह की बातों में कितनी सावधानी रखती है, और यहाँ तुम बस हल्के फुल्के से निर्णय ले लेती हो। आशा का नाम फिर से? सास बाहर बैठी थी। मानसी ने खाना बनाना बंद किया, उसके हाथ कांपने लगे। रात भर मानसी रसोई में बैठी रोती रही। उसे पता नहीं था कि सास खिड़की के पास खड़ी सब कुछ देख रही थी। अगली सुबह सास ने मानसी को अपने कमरे में बुलाया। सास के चेहरे पर दुख था। बेटा मेरे पास आओ, बैठ जाओ। मानसी डर के साथ बैठ गई। सास की आंखों में आंसू थे। मानसी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया। पर मानसी को कुछ भी समझ में नहीं आया। देख, मैं 40 साल से यही सोचती रही कि औरत का काम सिर्फ घर संभालना है, और मैंने अपने बेटे दिलीप को भी यही सिखाया। मैंने उसे कभी घर का कोई काम नहीं सिखाया, मैंने ही उसे ऐसा बना दिया। मानसी ने सास की ओर देखा। पर तुम्हें देखते हुए मुझे समझ में आ गया कि मैंने अपने बेटे का नुकसान किया और तुम्हारे साथ भी अन्याय किया। तुम जो फैसले ले रही हो ऑपरेशन के लिए, अर्जुन के सब्जेक्ट के लिए, वो सब सही है, पर दिलीप को सब्जेक्ट का ज्ञान नहीं है, क्योंकि मैंने उसे कभी सिखाया ही नहीं। सास ने मानसी का हाथ पकड़ा। और अर्जुन को देखो, तुम उसे सही तरीके से पाल रही हो, आत्मनिर्भर बना रही हो। तुमने अर्जुन को अपनी राय देने का मौका दिया, उसकी पसंद का सम्मान किया। यही तो सही पालन पोषण है। मानसी की आंखें भर आई। मैंने दिलीप को सिर्फ अहंकार सिखाया, तुम अर्जुन को इंसानियत सिखा रही हो, और इसीलिए वो खुद अपने काम करता है। वो बड़ा होकर एक अच्छा इंसान बनेगा, एक अच्छा पति बनेगा।
मानसी रो पड़ी। अब से मैं तुम्हारे साथ हूं बेटा। दिलीप अगर कुछ कहे तो मैं उसे समझाऊंगी, और अगर वो नहीं सुनेगा तो ये उसकी गलती है, लेकिन अब तू उसे सबक सिखा जैसे तूने अर्जुन को समझाया वैसे ही। पहली बार मानसी को महसूस हुआ कि घर में उसका कोई है, कोई जो उसे समझता है, कोई जो उसका साथ देता है। शाम को आशा और विकास डिनर के लिए आए। खाने के समय विकास ने अर्जुन से पूछा, अरे भाई तुम्हारी मैथ्स कैसी चल रही है? अंकल पहले तो मुश्किल लगा पर अब ठीक है, और माँ हर रोज मेरे साथ बैठती है। विकास मुस्कुराया। देखो यही तो सही है, माँ बेटे मिलकर सब कुछ कर सकते हैं। दिलीप को ये बातचीत नापसंद आई। रात को जब सब चले गए तो दिलीप ने फिर से शुरू किया, देखो आशा को देखो, वो बिल्कुल कितनी संभली हुई है, और यहाँ तुम हर बात पर किसी न किसी को फोन करना पड़ता है। इस बार मानसी चुप नहीं रही। ठीक है, आशा को देखो, पर यह भी देखो कि उसका पति विकास कौन है। वो हर काम में उसका साथ देता है, घर के काम में, ऑफिस के काम में, बेटे की परवरिश में। और अगर कमाई की बात करो तो विकास की सैलरी तुमसे कितनी ज्यादा है, ये तुम जानते हो। दिलीप ने कुछ कहना चाहा पर मानसी ने उसे रोक दिया। नहीं नहीं सुनो, तुम हर बार आशा का नाम लेते हो ना, पर क्या तुमने कभी सोचा कि वो अकेली नहीं है, वो आत्मनिर्भर है क्योंकि विकास उसे सपोर्ट देता है। और तुम क्या करते हो? तुम तो घर आते हो, ऑर्डर देते हो और सो जाते हो। मानसी तुम बहुत बोल रही हो। हाँ बोल रही हूँ, पहली बार बोल रही हूँ, क्योंकि अब मेरे पास अपना आत्मसम्मान है। मैं तुम्हारी माँ का ध्यान रखती हूँ, उनका ऑपरेशन भी मैंने करवाया, अर्जुन को अच्छे से पाल रही हूँ, और इन सब के लिए मुझे तुम्हारी प्रशंसा की जरूरत नहीं है, और न ही आशा से तुलना की। सास किचन में खड़ी थी, सब सुन रही थी। इस बार वो कुछ नहीं बोली, सिर्फ मुस्कुराई। मानसी आगे बढ़ी, और अगर तुम्हें आशा इतनी पसंद है ना, तो शायद तुमने अपनी पत्नी को कभी सुनने की कोशिश ही नहीं की। मैं तुम्हारी पत्नी हूं, ना कि तुम्हारी नौकरानी, और इस घर में मेरे फैसले भी उतने ही महत्वपूर्ण है जितने तुम्हारे। दिलीप की आंखें खुल गई। पहली बार उसे महसूस हुआ कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहा है। वो कुछ कहना चाहता था पर मानसी ने अपना चेहरा दूसरी ओर कर लिया। सास ने मानसी को देखा, उसके चेहरे पर गर्व था। अदिति बाथरूम से नहाकर निकली और उसके सामने दिव्या खड़ी थी, जो अभी अभी सोकर उठी थी। वो अंगड़ाइयां और उबासियां ले रही थी। उसने अचानक दिव्या को देखा और हैरानी से पूछा, अरे भाभी, इतनी जल्दी उठ गई आप? हाँ यार, तू तो जानती है बचपन से ही मेरी जल्दी उठने की आदत है। फिर भी इतनी ज्यादा ठंड है, मैंने तो स्वेटर पहना है फिर भी कांप रही हूँ। आपका देर तक सोने का मन नहीं करता क्या? करता है, पर आदत बदलना इतना आसान थोड़ी ना है। अब नींद खुल जाने के बाद कोई कितने देर ही बिस्तर पर पड़ा रह सकता है। हाँ भाभी, सही कह रही हैं आप। चलो मैं भी जाती हूँ और नहा लेती हूँ। अरे पहले घर का काम तो कर ले। क्यों, आपने नहीं किया क्या? मैंने सोचा कि आप पहले उठ गईं तो सब काम कर लिए होंगे। अरे मैं उठी तब तो अंधेरा था, तब कहाँ झाड़ू पोछा करती। और अब तो मैं नहा चुकी हूँ। एक काम कर, तू झाड़ू पोछा कर ले और मैं नाश्ते की तैयारी करती हूँ। ये कहकर अदिति जाने लगी। अच्छा, तो ये चाल चली है इन्होंने। वही तो मैं सोचूं कि ठंड में इतनी सुबह नहा क्यों रही है। खुद तो गैस के सामने रहकर ठंडी से बचेगी और मुझे पानी का काम पकड़ा दिया, शाणी कहीं की। तभी अदिति पीछे मुड़ी और कही, कुछ कहा क्या? नहीं तो। वैसे नाश्ते में क्या बनाऊं? आपको जो सही लगे वो बना लीजिए। पूरी बना लूं क्या? ठंड में गरम गरम पूरी आलू अच्छी लगेगी ना? हाँ, लेकिन आपकी वो ननद नाटक करेगी ना कि मुझे ऑयली नाश्ता नहीं करना। अरे छोड़, उसका बाद में देख लेंगे। तू बता, तुझे पूरी पसंद तो है ना? तू भी तो मेरी छोटी बहन जैसी है, तेरी पसंद का भी ख्याल रखना पड़ता है। ड्रामा क्वीन। क्या? हाँ, पूरी पसंद है मुझे। चल फिर वही बना लेती हूँ। ये कहकर अदिति किचन की तरफ चली गई और दिव्या ने झाड़ू उठा लिया। कुछ देर बाद दिव्या अपना काम खत्म कर और नहा धोकर किचन में आई। अदिति वहाँ सब्जी में धनिया पत्ती डाल रही थी। भाभी, बन गया क्या नाश्ता? भूख लग रही है मुझे। हाँ, सब्जी हो गई है, आटा भी गूंथ लिया है। तू बैठ जा, मैं पूरी निकाल कर देती हूँ तुझे। दिव्या डाइनिंग टेबल की तरफ जाने लगी। तभी अदिति ने पीछे से आवाज लगाई, अच्छा सुन, देवर जी और चुन्नू को जाकर उठा दे जरा, उनके लिए भी लगे हाथ नाश्ता निकाल लूंगी। ठीक है भाभी, लेकिन घर के बाकी लोगों का क्या? मैं अपने कमरे में जाकर तेरे भैया और चिंटू को उठा देती हूँ। मम्मी जी तो उठी जाती हैं जल्दी, तो वो पापा जी को भी उठा देंगी। और पायल को तो रहने दे, उसे नींद से जगाना शेर के मुंह में हाथ डालने के बराबर है। ये कहकर दोनों देवरानी और जेठानी हंसने लगी और दिव्या वहाँ से चली गई। दिव्या के जाते ही अदिति की सास आवाज लगाते हुए किचन में आई, अरे बहू, नाश्ता वाश्ता बनाया या नहीं? या तुम लोग भी ठंडी का बहाना मारकर रजाई में घुसी हुई हो?
अपनी सास का ताना सुनकर अदिति ने मुंह बिगाड़ा और फिर जवाब दिया, अब क्या करें मम्मी जी, मायका तो है नहीं जो यहाँ हमारा बहाना चलेगा। नाश्ता बना दिया है, आप बैठिए, मैं पूरी छान कर देती हूँ आपको। अरे ये सुबह सुबह क्या ऑयली खाना बना दिया। मम्मी जी, आप कब से अपनी बेटी की जुबान बोलने लगी? आपको तो पूरी बहुत पसंद है ना? हाँ पसंद तो है, पर पायल ने मुझे समझाया कि पूरी वूरी हमारे सेहत के लिए सही नहीं होती, ज्यादा तेल खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। ये सुनकर अदिति हंसने लगी। तभी पीछे से दिव्या की आवाज आई, मम्मी जी वो कोलेस्ट्रॉल होता है, कैस्ट्रॉल नहीं। कैस्ट्रॉल तो एक कंपनी है जो गाड़ियों के तेल बनाती है। अरे जो भी हो, अब क्या करूं, उम्र के साथ साथ सेहत का ख्याल तो रखना पड़ता है। तुम लोगों को तो मेरी पड़ी ही नहीं है, और ना ही तुम्हारे पतियों को। एक बेचारी मेरी बेटी है जो मेरा इतना ख्याल रखती है। हाँ मम्मी जी, तभी तो इतनी ठंड में सुबह उठकर आपके लिए नाश्ता बना रही है आपकी बेटी, है ना? अदिति का ताना सुनकर उसकी सास ने अपना मुंह बिगाड़ा। फिर अदिति और दिव्या दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और इशारों इशारों में कुछ कहा। वैसे मम्मी जी क्या सोचा है पायल की शादी का? उम्र तो उसकी बहुत हो चुकी है। अरे मैं क्या सोचूंगी, वो शादी करने के लिए तैयार हो तब ना, हर एक रिश्ते को मना कर देती है। अदिति अपनी सास और देवरानी दोनों के लिए पूरी लेकर आई और उनके प्लेट में डालते हुए कहा, अरे तो उसे समझाइए ना, जवान लड़की घर में ऐसे बैठी अच्छी लगती है क्या? हाँ भाई, कोई जॉब वगैरह कर रही हो तो फिर भी समझ आता है। अरे हमने तो बहुत समझा के देख लिया, तुम्हारे ससुर जी ने भी कोशिश की, पर अब वो इस घर से जाना ही नहीं चाहती, तो हम क्या करें? हाँ, घर में दोनों भाभियां सेवा करने वाली मिली हैं तो क्यों ही जाना चाहेगी। क्या कहा दिव्या? कुछ नहीं माँ जी, मैं कह रही थी कि उसे घर वालों से इतना प्यार जो मिल रहा है। उसकी सास ने मुंह बिगाड़ा और फिर कहा, वैसे आज पोछा किसने लगाया? फर्श गीली तो लग रही है पर साफ नहीं लग रही। ये सुनकर दिव्या को गुस्सा आ गया। इससे पहले कि वो अपनी सास को उल्टा जवाब देती, बात को संभालने के लिए अदिति ने बीच में बोला, मम्मी जी और पूरी लाऊं? हाँ एक और दे दे। दिव्या, देवर जी आए नहीं? अरे भाभी पूछो मत, मैंने बहुत उठाने की कोशिश की उन्हें, पर उठने का नाम ही नहीं ले रहे। अरे चुन्नू की तो छुट्टी है, तो मैंने सोचा उसे थोड़ी देर और सोने देती हूँ। कुछ घंटे बीत गए। अदिति, दिव्या और उसकी सास ने घर में सभी को उठाने की कोशिश की, पर कोई नहीं उठा। सुबह के 11 बज गए। अदिति और दिव्या अपने घर के छोटे मोटे कामों में लगी हुई थी। उनकी सास छत पर बैठकर धूप सेक रही थी। दिव्या ने एक नजर घड़ी पर डाली और निराश होते हुए कहा, भाभी आज बच्चों की छुट्टी है, हमें तो शॉपिंग पे जाना था ना। हाँ जाना तो था, पर अब इस कुंभकर्ण की फैमिली का क्या करें। चल बच्चों की तो छुट्टी है, पर इन दोनों आदमियों को तो अपनी दुकान खोलनी है। तभी उसका पति दिनेश वहाँ आया और उसने उबासी लेते हुए कहा, आदिति बहुत भूख लगी है, नाश्ता बन गया क्या? नाश्ता तो कई घंटे पहले बना कर रख दिया है मैंने, पर आप लोग तो उठने का नाम ही नहीं ले रहे। अपनी पत्नी की गुस्से भरी आवाज सुनकर उसने धीरे से कहा, ठीक है, मैं मुंह धोकर आता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। उसके तुरंत बाद ही दिव्या का पति अखिलेश तेजी से अपने कमरे से बाहर निकला और कहा, दिव्या तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? इतनी देर हो गई है, अब तक दुकान नहीं खुली। इस बात पर बिना कुछ कहे अदिति और दिव्या ने उसे गुस्से से घूरा और वो भी सर नीचे करके चुपचाप वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद अखिलेश, दिनेश और उनके पिता तीनों बैठकर नाश्ता कर रहे थे और तभी पायल बाहर आई और कहा, भाभी नाश्ते में क्या है? अदिति ने गुस्से में कहा, 11:30 बजे तुम नाश्ता करोगी? भाभी मैं तो हर दिन ऑलमोस्ट इसी समय पर नाश्ता करती हूँ, इसमें बड़ी बात क्या है? आ गई महारानी विक्टोरिया। दिव्या भाभी क्या कहा आपने? वो कह रही है जाओ मुंह धोकर आओ, पूरी बनी है। भाभी आपको पता है मैं सुबह सुबह इतना ऑयली नाश्ता नहीं करती। तो फिर जल्दी उठना चाहिए था ना, तब बना देते तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद का नाश्ता। इससे पहले कि पायल कुछ कहती, उसकी माँ छत से नीचे आ चुकी थी और उन्होंने कहा, अरे अदिति कोई इतनी देर भी नहीं हुई है और पायल तो हमेशा इसी समय उठती है, उसके लिए बना दो ना कोई दूसरा नाश्ता। मम्मी जी लेकिन। भाभी आप पूरी तलो, पायल के लिए मैं नाश्ता बना देती हूँ। ये कहकर दिव्या पायल के लिए हेल्दी नाश्ता बनाने में जुट गई। इसी तरह कुछ देर बाद उनके बच्चे आए और सबको नाश्ता करवाते और चाय पिलवाते 12 साढ़े 12 बज गए। दोनों बहुत थक हार कर सोफे पर आकर बैठ गई। भाभी अब शॉपिंग का क्या? सुबह का तो पूरा समय इनके नाश्ते में निकल गया, ब्रेकफास्ट को इन लोगों ने लंच बना दिया, अब तो शाम को ही जा पाएंगे। वैसे भाभी इतनी ठंड लग रही है, आपने स्वेटर नहीं पहना? सुबह से गैस के सामने खड़ी होकर पूरी तल रही हूँ, अब क्या ठंड लगेगी मुझे। अच्छा चलो टीवी चालू करती हूँ, वो हमारा वाला सीरियल आने ही वाला है। ये कहकर दिव्या ने जैसे ही रिमोट पकड़ा, उसकी सास वहाँ आ धमकी और कहा, अरे बहू तुम लोग टीवी के सामने क्या बैठी हो, 12:30 बज रहे हैं, खाना कौन बनाएगा? आप। क्या? मम्मी जी अभी तो सब नाश्ता करके उठे हैं,
अभी खाना कौन खाएगा? अब अगर तुम्हारे पति बच्चे आलसी हैं तो मैं क्या करूं? मैंने तो 8 बजे ही नाश्ता कर लिया था, मुझे तो भूख लग रही है। ये सुनकर दोनों बहुएं ने ठंडी सांस छोड़ी और उठकर किचन की तरफ चले गए। दोनों बहुओं ने दोपहर का खाना बनाया। उनकी सास ने जल्दी खाना खा लिया, पर क्योंकि घर के बाकी लोगों ने देर से नाश्ता किया था तो उन सबको खाना खाते खाते 3 बज गए। सबको खाना खिलाकर और बर्तन धोकर दोनों बहुएं फिर से सोफे पर आकर बैठी। भाभी, टीवी चालू करूं? शायद रिपीट टेलीकास्ट आ रहा होगा। दिव्या, मेरी तो आंख लगने लगी है। सुबह मैं बहुत जल्दी उठ गई थी और तू जानती है मुझे दोपहर में सोने की आदत है। आप और आपकी उटपटांग आदत। क्या भाभी, तो फिर शॉपिंग? मैं सोकर उठ जाती हूँ, फिर चलेंगे। ये कहकर अदिति अपने कमरे में सोने चली गई। शाम को जब वो उठकर बाहर आई तो देखा कि दिनेश और अखिलेश को छोड़कर घर के सारे लोग टीवी के सामने बैठे हुए थे। अचानक चिंटू ने कहा, मम्मी कुछ स्नैक्स बना दो ना। और दिव्या ने निराशा भरी नजरों से अदिति को देखा। इसी तरह रात के खाने का समय हो गया और आखिरकार दोनों बहुएं शॉपिंग पे जा ही नहीं पाई। अगली सुबह अदिति की नींद खुली। आज नहीं उठूंगी, आज भले ही मुझे झाड़ू पोछा क्यों ना करना पड़े, पर इनके नाश्ते के झंझट में मैं नहीं फंसने वाली। ये सोचकर वो अपने बिस्तर पर पड़ी रही। वहीं दूसरी तरफ कुछ देर बाद दिव्या की नींद खुली और वो भागती हुई सबसे पहले किचन में गई। उसने देखा कि किचन खाली था। क्या बात है, आज भाभी ने नाश्ता नहीं बनाया? लगता है उनके कल की थकान अब तक मिटी नहीं। चलो अच्छा हुआ, मैं इतनी ठंड में इस झाड़ू पोछे की झंझट से तो बची। ये सोचकर दिव्या नहा धोकर आई और उसने नाश्ते के लिए एक कड़ाही पोहा बनाकर रख दिया। अदिति अपने बिस्तर पर लेटी लेटी बाहर की आवाजें सुन रही थी। उसे जैसे ही समझ आया कि दिव्या ने नाश्ता बना लिया तो वो बाहर आई। भाभी, आज इतनी लेट? आज आपकी आदत को क्या हुआ? अरे पता नहीं आज नींद कैसे नहीं खुली, लगता है ठंड का असर मुझ पर भी हो रहा है। ये कहकर वो अपने काम में लग गई। कुछ देर बाद उनकी सास आई और दिव्या ने उन्हें नाश्ता परोसा। फिर दोनों बहुएं अपने कमरे में गई और अपने अपने पतियों को उठाने की कोशिश की, पर दोनों रजाई खींचकर सो गए। जैसे तैसे वो दोनों अपने बच्चों को उठाकर लाई। दोनों ने अपने बच्चों को तैयार किया और नाश्ता करवाया। फिर अदिति दोनों को स्कूल बस में बिठा कर आई। दोनों सोफे पर बैठी थी कि तभी अखिलेश की आवाज आई, दिव्या नाश्ता देना। दिव्या ने पोहा लाकर अखिलेश को दिया। ये तो बिल्कुल ठंडा है। दिव्या ने गुस्से से एक नजर अपने पति को देखा और फिर पोहा गर्म करके लाकर उसे दिया। कुछ देर में दिनेश की आवाज आई, अदिति नाश्ते में क्या है? दिव्या ने फिर पोहा गर्म किया और अपने जेठ को परोसा। इस तरह सबके उठते और सबके नाश्ता खत्म करते करते फिर से 12 से 12:30 बज चुके थे। दोनों बहुएं ने फिर से जैसे ही टीवी चालू किया, उनकी सास ने उन्हें आवाज लगाई और दोनों दोपहर का खाना बनाने के लिए चली गईं। अदिति सब्जी बना रही थी और तभी दिव्या ने कहा, भाभी बच्चों के स्कूल बस आने का टाइम हो गया है, मैं उन्हें लेकर आती हूँ। दिव्या जाकर दोनों बच्चों को लेकर आई। खाना बनाने के बाद उन्होंने अपने बच्चों को खाना खिलाया और साथ में उनकी सास को भी खाना परोसा। कुछ देर बाद पायल और उसके पिताजी आए और फिर थोड़ी देर बाद दिनेश और अखिलेश अपने दुकान से खाना खाने के लिए लौटे। आज दोनों बहुओं को दोपहर का खाना, बर्तन धोना, किचन साफ करना, ये सब खत्म करते करते 4 बज चुके थे। दोनों सोफे पर बैठी थी और अदिति ने कहा, चल दिव्या मैं चली सोने। अरे भाभी, अभी कुछ देर में तो बच्चे स्नैक्स मांगने लगेंगे, फिर उन्हें पढ़ाना भी तो है और उनका होमवर्क भी तो करवाना है। आप अभी सो जाएंगी तो ये सब कैसे होगा? प्लीज आज तू कर ले, कल मैं कर लूंगी पक्का। तुझे पता है ना मुझे सोने की आदत है। दीदी आपकी आदत को थोड़ा साइड में रखिए। आज मैं एक काम कर सकती हूँ, या तो स्नैक्स बनाना या फिर उनका होमवर्क करवाना। दोनों नहीं हो पाएंगे मुझसे, एक काम तो आपको करना ही पड़ेगा। दिव्या को जब भी ऐसी बातें बोलनी होती थी वो हमेशा धीरे ही बोलती थी, पर आज उसने ये बात खुलकर बोली थी तो अदिति समझ चुकी थी कि दिव्या का दिमाग गर्म है। उसने एक ठंडी सांस छोड़ी और कहा, हाँ अच्छा ठीक है। इसी तरह एक हफ्ता गुजर गया। घर के लोग ठंड की वजह से रोज सुबह लेट उठते, जिस वजह से अदिति और दिव्या का सारा दिन खाना बनाने और घर के कामों में निकल जाता। उन दोनों को खुद के लिए टाइम ही नहीं मिल पाता। ना तो वो अपने पसंद के सीरियल देख पाती और ना ही शॉपिंग पे जा पाती। एक रात सबके सो जाने के बाद वो दोनों थक कर सोफे पर बैठी थीं। भाभी क्या पूरी सर्दी यही रूटीन रहने वाली है? हाँ यार, इन आलसी लोगों ने तो नाक में दम कर दिया है। सबको अपनी अपनी पड़ी है, किसी को हमारे टाइम की फिक्र ही नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। आपको पता है एक हफ्ते से मैंने एक रील तक नहीं अपलोड की है। मेरे फॉलोअर्स भी कम होने लगे हैं। वही तो, इतनी अच्छी डिग्री होने के बाद भी मैंने नौकरी नहीं की ताकि परिवार का ख्याल रख सकूं, पर इन्हें तो मेरा कोई ख्याल ही नहीं है। भाभी
ऐसे तो नहीं चल पाएगा, कुछ तो करना पड़ेगा, वरना ये ठंड का मौसम हमारे लिए भारी पड़ जाएगा। अदिति ने कुछ देर सोचा और फिर दिव्या के कान में कुछ कहा। अदिति की बात सुनते ही दिव्या के चेहरे पर चमक आ गई और फिर दोनों सोने चले गए। अगली सुबह उनकी सास उठकर अपने कमरे से बाहर आई और उन्होंने आवाज लगाई, अरे बहू, नाश्ते में क्या है? पर इस बार उन्हें अपने सवाल का कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने अपनी आंखें मली और देखा कि अभी तक घर की लाइट्स चालू नहीं हुई थी। वो जरा घबराई। तेजी से उसने घर की जांच की। ना तो फर्श गीला था और ना ही गैस पे कुछ चढ़ा हुआ था। वो समझ गई कि दोनों बहुएं उठी ही नहीं हैं। सबसे पहले वो दिव्या के कमरे के बाहर गई और खटखटाया। दिव्या, ए दिव्या, बेटा उठ जा, सवेरा हो गया है। मम्मी जी, आज मेरी तबीयत बहुत खराब लग रही है, आज प्लीज भाभी को बोल दीजिए, वो काम कर देंगी। ये सुनकर सास अदिति के कमरे में गई और वहां जाकर खटखटाया। बहू, ए बहू, सुबह हो गई, नाश्ता नहीं बनाना क्या? अरे मम्मी जी, कोई तो उठता ही नहीं है सुबह, सब दोपहर को ही उठते हैं, तो नाश्ता बनाने का क्या फायदा? मैं नहीं उठ रही आज, बहुत ठंड है। हाँ, अरे कोई नहीं उठता, पर मैं तो उठती हूँ, मेरे लिए नाश्ता कौन बनाएगा? इस बात पर उन्हें अदिति का कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने फिर दरवाजा खटखटाया और तभी आधी नींद में दिनेश ने अंदर से चिल्लाया, अरे कौन शोर मचा रहा है? दिनेश का चिल्लाना सुनकर उसकी माँ वहां से चली गई। वो नहा धोकर फ्रेश हुई, अपने लिए नाश्ता बनाया और फिर खाकर छत पर धूप सेकने चली गई। कुछ देर बाद सब अपने अपने टाइम पर उठे और सबने देखा कि किचन बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था और किसी के लिए कोई नाश्ता नहीं था। पायल के पिता ने अपनी पत्नी को आवाज लगाई, अरे सुनती हो, कहाँ हो तुम? अपने पति की आवाज सुनकर वो छत से नीचे आई। वहाँ पायल और उसके पिता खड़े हुए थे। अरे नाश्ता कहाँ है? इतनी उम्र हो चुकी है आपकी, इतनी देर से उठना शोभा देता है आपको? इतनी लेट उठेंगे तो कहाँ नाश्ता मिलेगा? मम्मी, मेरा नाश्ता कहाँ है? तू तो चुप कर जा बिल्कुल। छोटी बच्ची है क्या जो तेरे लिए कोई नाश्ता बनाएगा? तेरे इसी लेट से उठने की आदत की वजह से तेरी शादी नहीं हो रही। उसी वक्त अखिलेश नहा धोकर बाथरूम से बाहर निकला और दिनेश बाहर की तेज आवाजें सुनकर बोला, अरे क्या हुआ? कौन सुबह सुबह चिल्ला रहा है? सुबह नहीं बेटा, अब दोपहर हो चुकी है। वो तो ठीक है मम्मी, लेकिन झगड़ा किस बात पर हो रहा है? भैया, घर में नाश्ता नहीं है। ये सुनकर दोनों भाई चौंक गए। अरे मुझे तो बहुत भूख लगी है और अभी दुकान के लिए भी निकलना है। दिव्या की तो तबीयत ठीक नहीं है। क्यों भैया, भाभी कहाँ है? अरे आज चिंटू की छुट्टी है तो वो सो रही है। मुझे लगा दिव्या रसोई संभाल रही होगी। मम्मी, आपने क्यों नहीं बनाया? तुम लोगों की पत्नी होते हुए मैं क्यों तुम्हारे लिए नाश्ता बनाऊं? मेरी ये ड्यूटी कब की खत्म हो चुकी है, और सोते रहो दोपहर तक। अब घर के सभी लोगों में आपस में बहस होने लगी। तभी दोनों बहुएं उबासी और अंगड़ाई लेते हुए अपने अपने कमरे से बाहर निकली। भाभी, मेरा नाश्ता कहाँ है? हाँ दिव्या, मुझे दुकान जाना है। अदिति, मुझे बहुत भूख लगी है। और बिना रुके ऐसे कई सवाल वो लोग दोनों बहुएं से करने लगे। तभी अदिति ने सबको चुप कराया। श्श, सब चुप हो जाओ। फिर उसने घड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा, टाइम देखो कितना हो रहा है? 11 बज रहे हैं। तो 11 बजे हम दोपहर का खाना बनाना शुरू करते हैं। बिल्कुल सही। तो आप लोग सब फ्रेश हो जाइए और 1 घंटे में आप लोगों को खाना मिल जाएगा। ये कहकर दोनों बहुएं वॉशरूम की तरफ चली गईं। सब आश्चर्य से उन्हें पीछे से जाते हुए देखने लगे, पर उन दोनों के चेहरे की मुस्कान कोई नहीं देख पाया। अगली सुबह दोनों बहुएं एक ही टाइम पर उठी। दोनों ने मिलकर घर का काम किया और साथ में नाश्ता बनाने लगी। भाभी, क्या लगता है आज सब उठ जाएंगे? दिव्या, मैं इस घर के लोगों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। इन्हें अपना सबक मिल चुका है। तू तो बस ये डिसाइड कर ले कि शाम को शॉपिंग पे कहाँ जाना है। कुछ देर बाद 9 बज चुके थे। दोनों बहुएं घर के छोटे मोटे काम कर रही थी और उन्होंने देखा कि एक एक करके सभी लोग अपने अपने कमरों से बाहर आने लगे। उन दोनों ने घर के सभी लोगों को नाश्ता करवाया। 10 बजे तक सारा काम खत्म करके वो दोनों सोफे पर आकर बैठ गई। दिव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी, आपका आइडिया तो काम कर गया। हाँ, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। दिव्या ने टीवी चालू किया और दोनों आराम से बैठकर अपना सीरियल देखने लगी।